नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम बात करेंगे 2 अगस्त 2025 के कुछ अहम घटनाक्रमों पर। यह इस तारीख का पहला भाग है और ख़ास तौर पर यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से इसे देखेंगे। जी। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है, तो कोशिश रहेगी कि सबसे ज़रूरी बातें सामने लाएं। हो सकता है कुछ मुद्दे पहले भी डिस्कस हुए हों, तो वो एक तरह से रिवीजन जैसा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल रिवीजन भी जरूरी है। आज हम देखेंगे एनसीडीसी योजना, फिर ग्रीन हाइड्रोजन पर बात करेंगे, विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है, ब्लू इकोनॉमी और भी कुछ खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले कैबिनेट का एक फैसला। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम मतलब एनसीडीसी को सहायता अनुदान देने की योजना को मंजूरी मिली है। अगले 4 साल के लिए लगभग 2000 करोड़ का बजट है इसमें। जी हाँ, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका सीधा सा मकसद है सहकारी समितियों को मदद देना, नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए या जो चल रहे हैं उन्हें बड़ा करने के लिए, और हाँ, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोन देना। अच्छा। और इस अनुदान से मतलब ये जो 2000 करोड़ रुपए हैं, एनडीसीडी अगले 4 सालों में बाजार से करीब 20,000 करोड़ रुपए और जुटाएगा और एनडीसीडी ही से लागू करेगा। आपको पता ही है, ये 1963 में बना एक सांविधिक निकाय है। तो एनडीसीडी को ये जो अतिरिक्त शक्ति मिल रही है, क्या ये सहकारी क्षेत्र को सिर्फ लोन देने से आगे ले जाकर मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका देने की कोशिश है? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इसका असर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी होगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने वाले एसेंट्स बनेंगे, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और जाहिर है सहकारी समितियों को मजबूती तो मिलेगी ही। तो हाँ, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण और समावेशी विकास के लिए एक अहम कदम है। जीएस पेपर 3 के नजरिए से देखें तो अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए अब विकास की एक और तस्वीर देखते हैं, इस बार ऊर्जा क्षेत्र में। कांडला पोर्ट पर देश में ही बना ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट शुरू हो गया है। हाँ, ये 1 मेगावाट का प्लांट है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इसे बनाया गया है और ये साल में करीब 140 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बना सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन मतलब? हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड एनर्जी से बनी बिजली का इस्तेमाल करके पानी को तोड़कर बनाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अच्छा, और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है? कई जगह, जैसे स्टील बनाने में, रिफाइनरियों में, उर्वरक संयंत्रों में, परिवहन में भी, फ्यूल सेल वाली गाड़ियों में और ऊर्जा भंडारण के लिए भी। फायदे तो लग रहे हैं, लेकिन इसकी लागत और स्टोरेज की जो चुनौतियां हैं, क्या वो सौर ऊर्जा की शुरुआती दिक्कतों से भी ज्यादा बड़ी हैं? ये अच्छा सवाल है। देखिए, लागत तो अभी ज्यादा है, करीब 4 से 6 डॉलर प्रति किलो, और हाइड्रोजन को स्टोर करना भी आसान नहीं है। या तो बहुत ज्यादा दबाव चाहिए या फिर बहुत ही कम तापमान। महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है इसमें। और पानी और बिजली? हाँ, वो भी। पानी भी काफी लगता है, करीब 9 लीटर प्रति किलो हाइड्रोजन के लिए। और बिजली भी बहुत चाहिए, लगभग 48 किलोवाट आवर प्रति किलो हाइड्रोजन। लेकिन जैसे सौर ऊर्जा की लागत गिरी है ना, उम्मीद है कि तकनीक और स्केल बढ़ने पर इसकी लागत भी कम होगी। हम्म। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य भी तो यही है, 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन सालाना उत्पादन क्षमता। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। जीएस पेपर 3 में ऊर्जा सुरक्षा एक टॉपिक है। पर हाँ, इसके लिए लागत घटाना, पीएलआई जैसी योजनाएं और निवेश, ये सब बहुत जरूरी होगा। सही कहा। ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के बाद अब जरा शासन के एक अहम पहलू पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता के मामले में स्पीकर की देरी पर काफी सख्त टिप्पणी की है। जी, पार्डी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य 2025 का मामला है। कोर्ट ने तेलंगाना के 10 विधायकों से जुड़ी अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले में स्पीकर द्वारा जो बहुत ज्यादा देरी हुई, उस पर चिंता जताई है और साफ निर्देश दिया है कि 3 महीने में कार्रवाई पूरी की जाए। 3 महीने में? हाँ, कोर्ट ने कहा कि स्पीकर एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करते हैं और वो कार्रवाई को बेवजह लंबा नहीं खींच सकते। कोर्ट ने एक तरह से चेताया भी कि ऐसी देरी से कानून का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। उनके शब्द थे, ऑपरेशन सफल रहा पर मरीज मर गया। ये तो काफी मजबूत टिप्पणी है। ये विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन पर भी सवाल उठाती है, खासकर जब दल बदल जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे हों। बिल्कुल, कोर्ट में तो संसद से यहां तक कहा है कि वो 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून जीएस पेपर 2 का महत्वपूर्ण हिस्सा ही है। हाँ, 52वां संशोधन 1985। सही। तो कोर्ट ने कहा है कि इस पर फिर से विचार करें और अयोग्यता के फैसलों के लिए कोई स्वतंत्र व्यवस्था बनाने पर सोचें। वैसे ये पहली बार नहीं है कि हो तो हुलोहान मामले में और फिर
केशम मेघचंद्र सिंह मामले में भी कोर्ट ने स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा और फैसला लेने की समय सीमा, जो कि 3 महीने तय की थी, उस पर बात की थी। तो ये विधायिका की अपनी कार्यप्रणाली और न्यायिक हस्तक्षेप के बीच की जो बारीक रेखा है, उसे दिखाता है। शासन के इस पहलू से आगे बढ़ते हुए अब अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संगम यानी ब्लू इकोनॉमी पर बात करते हैं। एक श्वेत पत्र जारी हुआ है इस पर। हाँ, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी नाम से ये श्वेत पत्र 2035 तक का एक रोड मैप देता है। ब्लू इकोनॉमी मतलब जो हमारे समुद्री संसाधन हैं, उनका टिकाऊ इस्तेमाल। और भारत के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी इतनी लंबी तट रेखा है, विशाल EEZ है। बिल्कुल, इसीलिए इसे विकसित भारत 2047 का एक अहम स्तंभ माना जा रहा है। इसमें कई सिफारिशें हैं, जैसे मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल हो, प्राइवेट और ग्लोबल निवेश बढ़ाया जाए, ब्लू बॉन्ड वगैरह के जरिए। ब्लू बॉन्ड? हाँ, ब्लू बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड जिनसे समुद्री संरक्षण या उससे जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाया जाता है। और ये भी कहा गया है कि राज्यों के जो सफल मॉडल हैं, जैसे ओडिशा में समुद्री शैवाल की खेती जो महिलाएं कर रही हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। ये सतत विकास लक्ष्यों, SDGs और पर्यावरण संरक्षण यानी GS पेपर 3 के लिहाज से भी काफी अहम है। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी खबरें भी देख लेते हैं। जरूर। एक तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के लिए अतिरिक्त 6,520 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इसका मकसद खाद्य प्रसंस्करण का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे बेहतर बनाना है। इसमें खाद्य विकिरण इकाइयां और टेस्टिंग लैब्स वगैरह शामिल हैं। कृषि वैल्यू चेन GS3 के लिए जरूरी है। ठीक है। और SpaceX की स्टारलिंक, उसे भी लाइसेंस मिल गया है? हाँ, स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने का लाइसेंस मिला है। इससे दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। डिजिटल इंडिया GS3 की दिशा में कदम है। हालांकि लागत और इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां तो रहेंगी। अच्छा। और संस्कृति के क्षेत्र से वैष्णव संत तुलसीदास जी की 500वीं जयंती मनाई गई। वे अकबर के समकालीन थे और उन्होंने अवधि में रामचरितमानस लिखी थी। ये GS पेपर 1 संस्कृति का हिस्सा है। और रक्षा क्षेत्र में भी कुछ है? हाँ, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17A के तहत तीसरा उन्नत गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हिमगिरी मिला है। इससे नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। ये GS3 सुरक्षा से जुड़ा है। और 2-3 छोटी खबरें और हैं शायद। जैसे राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है अनुच्छेद 224 के तहत, और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सभी मरीजों के लिए ABH ID यानी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया है। साथ ही रामसर COP15 में इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव IBRII का आयोजन हुआ, जिसका मकसद आर्द्र भूमि का संरक्षण है। बहुत सारी खबरें हैं। तो ये थी 2 अगस्त 2025 की कुछ मुख्य बातें। अर्थव्यवस्था को गति देना, नई तकनीक अपनाना, शासन को बेहतर करना और पर्यावरण की चिंता, ये सब कोशिशें साफ दिख रही हैं। हाँ, और आज हमने देखा कि कैसे संस्थागत सुधार, जैसे अयोग्यता पर समय पर फैसला लेना, और तकनीकी प्रगति जैसे ग्रीन हाइड्रोजन या सैटेलाइट इंटरनेट, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और देश के विकास के लिए कितने जरूरी हैं। बिल्कुल। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि विकास की रफ्तार और जो प्रक्रियाएं हैं, उनकी शुचिता, साथ ही जो नई तकनीकें आ रही हैं, उनका लाभ सभी तक समान रूप से कैसे पहुंचे, इसके बीच संतुलन कैसे साधा जाए, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।